Hello everyone and welcome to my channel. In this video I will going to discuss the next part, that is warrant of arrest. In the previous video I had taught you about the summon, how the summon served, whom who have the authority to serve the summon, what if the person to whom the summon served is not found, and what was the procedure also. Then after we had read about how the summon served to the outside jurisdiction, and then after we read about the how the summons served to the witnesses. In this video we are going to discuss about warrant of arrest. तो as the name suggests, जो बी पार्ट इसका नेम सजेस्ट क्या करता है, वारंट ऑफ अरेस्ट. समन केस में हमने पढ़ा कि सिर्फ समन का पर्पस क्या हो जाता है कि उस पर्सन को बुलाया जाए, जो पर्सन है उसको बुलाया जाए कोर्ट में. वहां पर किसी पर्सन का अरेस्ट, किसी तरह का पर्सनल लिबर्टी का रिस्ट्रेंट नहीं था. बट यहाँ पर जो ये बेसिकली हम वारंट तब जारी करते हैं जब समन से पर्सन नहीं आ रहा है. ये मॉडरेट किस्म आए, ये मॉडरेट किस्म का है. जब पर्सन आ नहीं रहा है समन पे, तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट स्टेप द कोर्ट विल टेक इज टू इशू वारंट. तो इसमें क्या होता है वारंट ऑफ अरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अरेस्ट का वारंट जारी हुआ है. यानी कि यहाँ पर कोर्ट बोलती है उस पुलिस ऑफिसर से तुम जाओ उस पर्सन को अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने लेकर आना है. दैट इज वारंट ऑफ अरेस्ट. यही आपका वारंट ऑफ अरेस्ट है. ठीक है, गिरफ्तारी का वारंट जब जारी करते हो तो यही है कि गिरफ्तारी का वारंट यही जारी यहाँ पर हो रहा है. So with this let's begin this chapter. It is quite important and कुछ section इसमें काफी difficult है, तो I will try to make it easy for you, especially जो आउटसाइड जुरिस्डिक्शन है उसको जब वहां पर वारंट एग्जीक्यूट करना है या सर्व करना है, वारंट वहां पर इशू कराना, तो उसमें तो डिफिकल्टी आ जाती है बच्चों को. तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक श्योर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए. तो 72 जस्ट लाइक 63 ऑफ BNSS ये आपका फॉर्म बताते हैं. जैसे हमने 63 में फॉर्म पढ़ा कि राइटिंग होना चाहिए, साइन होना चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोर्ट का सील होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए. वैसे आपका वारंट का भी जो फॉर्म है वो क्या कहता है, तो कहता है कि हर एक वारंट, अरेस्ट का जो वारंट है वो कोर्ट इश्यू करेगी. ऑब्वियस सी बात है कोर्ट इश्यू करेगी, राइटिंग में होगा, सेम वही है, साइन होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के और सील होगी उस कोर्ट की. ये जो क्लॉज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये कहता है कि जैसे कि समन में ऐसा कोई टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं था कि कब तक वो इन्फोर्स में रहने वाला है, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि जो ऐसा वारंट है वो तब तक इन्फोर्स में रहेगा, यानी फोर्स में तब तक रहेगा जब तक उसे कोर्ट कैंसिल ना कर दे या जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए. तो वारंट कब तक इन्फोर्स में रहेगा, फोर्स में कब तक रहेगा, या तो ये कंडीशन हो या तो ये हो, तभी ऐसा वारंट हम कह सकते हैं कि एंड हो गया, खत्म हो गया है. 73 एक अलग से कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि जिसे हम नॉर्मल टर्म में कहें तो इसे हम बेलेबल वारंट कहते हैं. इस केस में बेसिकली क्या होता है कि जब कोर्ट वारंट इशू करती है तो वो पुलिस ऑफिसर से बोल देती है कि अगर अक्यूज पर्सन उसी वक्त बेल दे देता है या बेल फर्निश करने के लिए समर्थ हो जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है फर्निश करने की समर्थ हो जाना यानी कि श्योरिटी के साथ, वो श्योरिटी के थ्रू मतलब वो श्योरिटी लेकर आ जाते हैं अपने प्रेजेंस के लिए, तो कोर्ट ऐसा बेसिकली बोल सकती है तुम उसी समय उस पर्सन को छोड़ देना. ठीक है, ये आपका बेलेबल वारंट हो जाता है. 73 इसकी बात करता है. ठीक है, मैं कहीं लिख देती हूँ, इट इज बेलेबल वारंट. जब कोर्ट इशू करती है वारंट तब ऐसा बोल देती है पुलिस ऑफिसर को कि अगर वो पर्सन है वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देता है, बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देता है. बॉन्ड क्या होता है, एक अंडरटेकिंग होता है कि एक अंडरटेकिंग है जहाँ पर पर्सन ये अश्योरेंस दे रहा है कि जब भी कोर्ट में मुझे बुलाया जाएगा मैं आ जाऊंगा, अपनी प्रेजेंस को मैं इंश्योर कराऊंगा. ठीक, अगर ऐसा नहीं करता है तो उसको श्योरिटी से उसको जो मनी है, जो श्योरिटी रहता है वो एक उसके ब्याज में देते हैं कि हाँ ये वो श्योरिटी बेसिकली ऑब्लिगेशन आ जाता है कि वो उसकी अटेंडेंस इंश्योर कराए. इन केस अगर फेल हो जाता है इसे इंश्योर करने के लिए तो वहां पर तो फर्स्ट पेनल्टी लग जाएगी, पेनल्टी बेसिकली लग जाती है, ये बेसिकली आपका पनिशमेंट हो जाएगा. ठीक है, ना हम बात करते हैं क्या है ये. 73 कहता है कि एनी कोर्ट इशू द वारंट फॉर अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन में इन इट्स डिस्क्रिप्शन.
अगर कोर्ट चाहे तो, यानी कि कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो डायरेक्ट कर सकती है कि डायरेक्ट बाय इंडोर्समेंट किसको डायरेक्ट करेगी। इफ सच पर्सन एग्जीक्यूट अ बेल बॉन्ड, अगर वो पर्सन बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करा देते हैं सफिशिएंट श्योरिटी के साथ, याद रखना सफिशिएंट श्योरिटी के साथ अगर वो बेल बॉन्ड को एग्जीक्यूट करा लेते हैं अपने अटेंडेंस का कोर्ट के सामने, जब भी कोर्ट स्पेसिफाइड टाइम पे बुलाएगी और देर आफ्टर जब भी कभी कोर्ट बुलाए वो अपनी प्रेजेंस इंश्योर करा देगा, तो ऑफिसर टू whom the warrant is directed shall take security and shall release such person from the custody। तो जो ऑफिसर है यानी जनरली जो वारंट इशू, वो पुलिस ऑफिसर ही जनरली आपके वारंट को एग्जीक्यूट कराते हैं, तो वो जो ऑफिसर है ऐसा सिक्योरिटी ले लेगा ऐसे पर्सन से और उस पर्सन को रिलीज कर देगा। ठीक है, अब क्लॉज टू बताते हैं इंडोर्समेंट में जो रहेगा तो क्या क्या उसमें क्या क्या रहेगा, नंबर ऑफ श्यूरिटीज वो सब इंडोर्स कराएगी, तो उसमें क्या क्या मेंशन होता है, उसमें नंबर ऑफ श्यूरिटी कितने हुआ है, क्या अमाउंट हुआ है, किस अमाउंट तक हुआ है, एंड द पर्सन जिसके अरेस्ट वारंट इज इशू आर दे रिस्पेक्टिवली बाउंड है कि नहीं, कितने अमाउंट तक लिए अपना श्यूरिटी दे रहे हैं, टाइम एट विच ही इज टू अटेंड बिफोर द, उस टाइम पे वो कोर्ट में अटेंड करेंगे, ये सब मेंशन रहेगा। क्लॉज 3 कहता है कि whenever security is taken under this section, the officer to whom the warrant is directed shall forward the bond to the court। कि क्लॉज 3 कहता है कि जब जो पर्सन ने अगर बेल बॉन्ड पर मतलब श्यूरिटी के बेसिस पर जो मतलब अमाउंट दे दिया है, मतलब बेल बॉन्ड पर वो बॉन्ड पर वो रिलीज हो गया है, तो वो जो पुलिस ऑफिसर वो जो बॉन्ड है वो कोर्ट में जाकर सबमिट कर देगा। ये आपका सिंपल बात करते हैं। 74 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये कहता है कि वारंट किसको डायरेक्ट किया जाएगा। देखिए जनरल रूल क्या है कि हमने समन में पढ़ा था कि समन में भी किसी पर्सन को डायरेक्ट किया जा सकता है, पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट कर दिया जा सकता है, लेकिन याद रखें जो वारंट हो जाते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट केस में ऑर्डिनरली यानी कि जनरली किसी पुलिस ऑफिसर को ही दिया जाता है, कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी रहती है कि वो जाकर उस वारंट को एग्जीक्यूट करे यानी कि उस पर्सन को अरेस्ट करे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बट है, बट द कोर्ट इशूइंग सच वारंट इफ इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी, जहां पर कोर्ट जो वारंट इशू कर रही है उनको इमीडिएट एग्जीक्यूशन कराना है, वहां पर जरूरी है, तो वो किसी और पर्सन को भी बोल सकती है। कब बोल सकती है? जब कोई पुलिस ऑफिसर अनदर पुलिस ऑफिसर अवेलेबल ना हो। जब कोई अनदर पुलिस ऑफिसर अवेलेबल ना हो, देखिए जनरल रूल है पुलिस ऑफिसर ही, ये आपका जनरल रूल है, मैं लिख देती हूँ पहले, ये जनरल रूल है। लेकिन जहां पर इमीडिएट एग्जीक्यूशन की जरूरत है और उस केस में ना तो कोई पुलिस ऑफिसर उसमें इमीडिएटली अवेलेबल है, तो जो मजिस्ट्रेट है तब कोर्ट किसी अदर पर्सन को बोल सकती है कि वो ऐसे वारंट को एग्जीक्यूट कराए। क्लॉज से सिंपल ये कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर को दिया गया तो वो एक पुलिस ऑफिसर को दिया है, ग्रुप ऑफ पुलिस ऑफिसर को दिया है, तो कोई भी एग्जीक्यूट करा सकता है। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा डायरेक्ट टू एनी अदर पर्सन, इसको हम रीड विद करते हैं सेक्शन 75 के साथ। ये बेसिकली बात करते हैं कब और कौन से केसेस में जो मजिस्ट्रेट है किसी अनदर पर्सन को, पुलिस ऑफिसर को छोड़कर अनदर पर्सन को इशू मतलब वारंट डायरेक्ट कर सकता है कि वारंट जाकर एग्जीक्यूट करे, किसी पर्सन को अरेस्ट करे। कौन कर सकता है, किस केसेस में कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किसके पास पावर है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। पावर कौन से मजिस्ट्रेट के पास है? तो पावर लाइज इन द हैंड ऑफ सीजीएम एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, रिमेंबर। अब कौन से केसेस है जहां पर किसी भी पर्सन को बोला जा सकता है कि तुम पर्सन को अरेस्ट करके लाओ? ये कंडीशन याद रखनी है। जहां पर मतलब एक और पॉइंट है कि वो विद इन द लोकल जुरिसडिक्शन होना चाहिए, वो पर्सन जो है जिसका अरेस्ट की डिमांड की जाए वो विद इन द लोकल जुरिसडिक्शन हो, और वो एक एस्केप्ड कन्विक्ट हो यानी भागा हुआ दोषी, या कोई प्रोक्लेम ऑफेंडर हो यानी कि उद्घोषित अभियुक्त, या कोई अदर पर्सन जो अक्यूज है नॉन बिलेबल ऑफेंस का, यानी कि ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई अजमानती अपराध किया है और वो अरेस्ट से अपने आप को यानी गिरफ्तारी से अपने आप को बचा रहा है, तभी इस केस में ही सीजीएम और जुडिशियल फर्स्ट क्लास ऑथराइज्ड है किसी पर्सन को डायरेक्ट करने के लिए कि वो जाकर वारंट को एग्जीक्यूट करे या वारंट एग्जीक्यूट करे। बेसिकली ये ऑफेंसेस है, 3 ऑफेंसेस है, एस्केप कन्विक्ट, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या नॉन बिलेबल ऑफेंस उसने किया है।
और अपने अरेस्ट को इवेट कर रहा है, यानी कि वो बचने की कोशिश कर, वो भाग रहा है कि ताकि वो अरेस्ट ना हो पाए, तब सीजीएम है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में रहते हुए किसी पर्सन को बोल सकती है कि तुम जाकर उस पर्सन को अरेस्ट करो। क्लॉज 2 कहता है ऐसा पर्सन एक्नॉलेज करेगा राइटिंग में जो रिसीट ऑफ वारंट एंड शैल एग्जीक्यूट इट इफ द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट इट वाज इशूड इज ऑन और एंटर ऑन एनी लैंड और अदर प्रॉपर्टी अंडर हिज चार्ज। ऐसे पर्सन एक्नॉलेज करेगा राइटिंग में वारंट को और एग्जीक्यूट करेगा अगर ऐसा पर्सन जो जिसको अरेस्ट करना है वो किसी लैंड या किसी प्रॉपर्टी में चला गया, तो ऐसा एक्नॉलेज करके फिर वो बताएगा। जब पर्सन क्लॉज 3 कहता है कि व्हेन द पर्सन अगेंस्ट हुम सच वारंट इज इशूड इज अरेस्टेड, जिस पर्सन के अगेंस्ट वारंट जारी किया गया है तो वो अरेस्ट हो जाता है, अरेस्टेड यानी अरेस्ट हो चुका है, तो तुरंत ही जो पर्सन जिसने ऐसा वारंट को एग्जीक्यूट किया वो जो पर्सन है वो तुरंत उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या पुलिस ऑफिसर पर भेजेगा, जो जाकर मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये क्लॉज 3 भी क्वाइट इंपॉर्टेंट है कि जब पर्सन ने एग्जीक्यूट कर दिया है वारंट, तब क्या होगा, तो वो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास जाएगा, नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर तुरंत या उसे कॉज करेगा, मतलब तुरंत या खुद जाएगा या किसी और पर्सन को बोल सकता है कि जाकर मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट कौन सा मजिस्ट्रेट, यहाँ पर मजिस्ट्रेट ऑफ लोकल जुरिस्डिक्शन, जिसके पास जुरिस्डिक्शन है वो वाले मजिस्ट्रेट की बात करें, वो मजिस्ट्रेट को फिर उसके सामने प्रेजेंट कर दिया जाएगा। दैट इज 75। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 76, दैट इज वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। जनरल वही है कि इसमें बेसिकली क्या कहता है कि अगर एक किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया कि तुम इसे एग्जीक्यूट करा, तो वो किसी और अदर पुलिस ऑफिसर को बोल करके उस वारंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो वो आपका यही बेसिकली ये सेक्शन वही कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर को बोला कि वो पुलिस ऑफिसर चाहे तो खुद एग्जीक्यूट कर सकता है या खुद जाकर अरेस्ट कर सकता है, नहीं तो वो अदर पुलिस ऑफिसर को बोलकर वो अदर पुलिस ऑफिसर है वह एग्जीक्यूट कर सकता है। 77 क्या कहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बेसिकली तो इम्पोर्टेंट है मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर बेसिकली बात क्या कर रहा है कि जब पुलिस ऑफिसर जिस पर्सन के अगेंस्ट वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किया गया है, गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, अगर पर्सन डिमांड करता है कि मुझे उसकी कॉपी दिखाओ, मतलब जो कॉपी, जो वारंट की कॉपी दिखाने के लिए बोले, तो कॉपी जब डिमांड किया जाता है तो जो पुलिस ऑफिसर है उसको कॉपी दिखाएगा, शो करेगा। ठीक है, शो हिम द वारंट, फिर वारंट को शो करेगा। तो पुलिस ऑफिसर अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट, चाहे पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट कर रहा है या अदर पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है, किस केस में होगा, 75 पढ़िए। स्केप कन्विक्ट है, ठीक है, स्केप कन्विक्ट है या आपका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या नॉन बेलेबल ऑफेंस उसने किया है, तो इस केस में आपका अदर पर्सन एग्जीक्यूट करेगा वारंट को। तो जब अरेस्ट जो पर्सन अरेस्ट हो जाता है, पर्सन टू बी अरेस्टेड जो अरेस्ट हो जाते हैं तो उसे शो करेगा वारंट की कॉपी। 78 क्या कहता है, पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले, कि जब जिस पर्सन के अगेंस्ट गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था वो अगर उसको पकड़ लिया गया तो वो बिना देरी किए लिखा है ना, विदाउट डीले, बिना किसी देरी के उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। द पुलिस ऑफिसर अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट ऑफ arrest shall without unnecessary delay bring the person arrested before the court before which he is required by law to produce such person, जो लॉ के द्वारा इंटाइटल्ड है या रिक्वायर्ड है किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के लिए, तो वहां पर उसे प्रेजेंट करेगा। प्रोवाइडेड दैट सच डिले शैल नॉट इन एनी केस एक्सीड 24 आवर एक्सक्लूसिवली ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट। ये हम अरेस्ट वाले सेक्शन में पढ़ते हैं, 57 है इफ नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेना अपनी तरफ से कि वहां पर भी यही मेंशन है कि 24 घंटे के अंदर इसको प्रेजेंट करना है। तो ये आपका उसी को कंप्लाई करते हुए आगे वही सेम चीज कहता है। अब 79 कहता है कि वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, वारंट कहाँ एग्जीक्यूट होगा, किसी प्लेस आउटसाइड, किसी भी प्लेस विद इन इंडिया कहीं भी उसको एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। नेक्स्ट इज 80, 81 and 82. It's quite important and difficult for you to understand. So try my best to make it understand very easily. देखिए ये बेसिकली बात करता है कि जब आउटसाइड जुरिस्डिक्शन है वारंट पे वारंट जहाँ मतलब ऐसे, ये बेसिकली बात कर उस केसेस के जहाँ पर आउटसाइड जुरिस्डिक्शन में पर्सन रिसाइड करता है, उस पर्सन अगेंस्ट वारंट जारी किया गया है, तब कैसे एग्जीक्यूट होगा उसके बारे में आपका सेक्शन 80, 81 है। तो बेसिकली अगर सिंपल टर्म्स में समझे, इस सेक्शन को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एक सिंपल टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। क्या कहता है कि देखिए जब भी कोर्ट को वारंट
इशू कराना है, यानी कि वारंट को सॉल्व कराना है, यानी कि एग्जीक्यूट कराना है आउटसाइड जुरिसडिक्शन। आउटसाइड जुरिसडिक्शन जब भी सॉल्व करना है तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट दो तरीके अपनाएगी। पहला तरीका 81 में दिया गया है और दूसरा तरीका 81 में दिया गया है। 80 बात करता है जब आउटसाइड जुरिसडिक्शन उनको एग्जीक्यूट कराना है तो क्या करेगी? मजिस्ट्रेट डायरेक्ट उस मजिस्ट्रेट को, यहाँ पर मजिस्ट्रेट, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, ठीक है, कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड डीएसपी, ये तीन उस एरिया के जहां पर वैसे पर्सन रहता है डायरेक्टली उस जुरिसडिक्शन के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस या डीएसपी डायरेक्टली वहां के इनको ट्रांसफर कर देगी, इनको डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देगी। फॉरवर्ड इज करेक्ट वर्ड, ट्रांसफर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट टर्म, फॉरवर्ड कर देगी और ये जो है फिर वारंट को एग्जीक्यूट कराएंगे। ये एक तरीका आपका जो कि दिया गया है सेक्शन 80 में। मैं पढ़ भी देती हूँ कि वेयर द वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल जुरिसडिक्शन, जहां पर वारंट को आउटसाइड लोकल जुरिसडिक्शन में एग्जीक्यूट कराना है तो सच कोर्ट में इंस्टेड डायरेक्टिंग द वारंट टू द पुलिस ऑफिसर, इसको थोड़ा आई वुड से कि इसको छोड़ देना, ये जो पॉइंट है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू पुलिस ऑफिसर विद इन इट्स जुरिसडिक्शन, ये इसको भी काट दीजिए, ये पढ़ना मत, ठीक है, ये बिना पढ़ा आगे पढ़िए कि मैं कट ही कर देती हूँ। हाँ, अब पढ़िए कि when the warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court issuing it, जहां पर लोकल जुरिसडिक्शन के बियॉन्ड वारंट को एग्जीक्यूट कराना है तो जो कोर्ट है सच कोर्ट क्या करेगी? फॉरवर्ड करेगी पोस्ट के थ्रू या अदरवाइज। किसको फॉरवर्ड करेगी? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या डीएसपी को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जिसके लोकल लिमिट में एग्जीक्यूट कराना है। किसके लोकल में एग्जीक्यूट कराना है? इनके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनके जुरिसडिक्शन में वो एग्जीक्यूट कराना है। क्यों वहां पर एग्जीक्यूट क्यों कराना है? क्योंकि अक्यूज पर्सन वही पर रिसाइड करता है, तो वहां पर ऐसे डायरेक्ट वो कर सकती है। और एग्जीक्यूटिव एंड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस इंडोर्स हिज नेम देयर ऑन एंड इफ प्रैक्टिकल कॉज इट टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर हियरिन प्रोवाइडेड, ठीक है, फिर वो जाके सर्व कराएंगे। तो क्लॉज 2 कहता है कि कोर्ट जिसने वारंट इशू किया है वो फॉरवर्ड करेगी अलॉन्ग विद द वारंट सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ, कि ओरिजिनल कोर्ट है, यहाँ पर जो ओरिजिनल कोर्ट है ना, जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगी? साथ ही साथ डॉक्यूमेंट, अदर डॉक्यूमेंट, रिलायबल डॉक्यूमेंट भी दे देगी और जो कि दे देगी ताकि अगर बेल पर छोड़ना हो तो वो बेल पर छोड़ भी सकते हैं ऐसे अक्यूज पर्सन को। ये आपके 80 बात करते हैं। 81 थोड़ा डिफरेंट बात करते हैं। ये जो पॉइंट हमने यहाँ पर कट किया है, ये पॉइंट जो कट किया गया ये इस केस में एप्लीकेबल है 81 में। 81 में क्या होगा? 81 में बेसिकली ये कहता है, 81 क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट है, जिस मजिस्ट्रेट को आउटसाइड लोकल जुरिसडिक्शन उसको वारंट को सर्व कराना था, यानी कि एग्जीक्यूट कराना, तो वो अपनी ही पुलिस ऑफिसर को बोल देंगी, अपने एरिया के पुलिस ऑफिसर को बोलेगी कि तुम जाओ उस एरिया में। ये पुलिस ऑफिसर उस एरिया में जाएगा, उस एरिया में जाकर फिर वो वारंट को एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है, वारंट को एग्जीक्यूट कराएगा वो। तो सबसे पहले जो पुलिस ऑफिसर जिस एरिया में वो अक्यूज पर्सन रहता है, तो वो सबसे पहले एरिया में जाकर क्या करेगा? सबसे पहले इंडोर्समेंट लेगा। किसका इंडोर्समेंट लेगा? वही इंडोर्समेंट दिया जाएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, डीएसपी का, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी एंड एक और पर्सन है कमिश्नर ऑफ पुलिस, राइट, हाँ, कमिश्नर ऑफ पुलिस, 3 पर्सन है। कमिश्नर ऑफ पुलिस से उनका इंडोर्समेंट लेगा, फिर वो जाके फिर एग्जीक्यूट कराएगा वारंट को, ठीक है। साथ ही साथ अगर जरूरत पड़े तो वो वहां के जिस जुरिसडिक्शन में अरेस्ट करवाना है तो उन जुरिसडिक्शन पुलिस ऑफिसर की भी हेल्प ले सकता है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि इमरजेंसी केसेस हो, या अगर पुलिस ऑफिसर का ऐसा लगता है कि इसे डिले होगा, तो इस केस में क्या होगा? अगर डिले के केस में अगर उन्हें लगता है कि डिले हो सकता है, तो वो बिना इंडोर्समेंट के भी, इन पर्सन के इंडोर्समेंट के भी वो वारंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। देन आफ्टर फिर इनका इंडोर्समेंट लेकर फिर काम हो सकता है। ये आपका सेक्शन 81 कहता है। यहाँ पर 80 में डायरेक्ट मजिस्ट्रेट है, वो डायरेक्ट उस जहां पर अक्यूज सिचुएटेड है या जो पर्सन है वो सिचुएटेड है, वह वहां के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस या डीएसपी को बोल दिया जाएगा, वो फिर एग्जीक्यूट कराएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 81 में? 81 में अपने ही मजिस्ट्रेट अपने ही
जुरिसडिक्शन के पुलिस ऑफिसर को बोल रही हूँ, पुलिस ऑफिसर उस एरिया में जाकर फिर एग्जीक्यूट कराएगा, ये आपका 81 कहता है। ठीक है, आगे से आपको समझ में आ गया होगा। 82 है, बात करता है प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इज इशूड। ये थोड़ा अलग टॉपिक है, ये जो टॉपिक 81 है ये बाद वाला है कि जब अरेस्ट हो गया उसके बाद क्या होगा, वो उसकी बात करते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो 81 क्या कहता है, थोड़ा बार पढ़ लेते हैं। कहता है कि व्हेन a warrant directed to a police officer is to be executed beyond the local jurisdiction of the court जिसने इशू किया है, he should ordinarily take it for endorsement either to the executive magistrate or the police officer not below the rank of officer in charge of police station। ये याद रखना कि रैंक क्या होगी, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से नीचे की नहीं होना चाहिए। ठीक है, विद इन द लोकल लिमिट ऑफ whose jurisdiction the warrant is to be executed। ऐसा जो मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर है इंडोर्स करेगा सबसे पहले, मतलब ऐसा जो पुलिस ऑफिसर उस जुरिसडिक्शन में पहुंच गया है, अब सबसे पहले क्या करेगा, वो इंडोर्स करेगा नेम एंड सच इंडोर्समेंट शैल बी सफिशिएंट अथॉरिटी होगा उस पुलिस ऑफिसर के जिसको वारंट जारी किया गया है कि वो एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड द लोकल पुलिस शैल, चाहे तो अगर रिक्वेस्ट किया जाए, रिक्वायर्ड हो तो वो असिस्ट भी कर सकते हैं ऐसे ऑफिसर को। क्लॉज 3 कहता है कि ऐसे रीजन टू बिलीव है कि डिले हो सकता है, इनके इंडोर्समेंट लेने से टाइम लग जाएगा, डिले हो सकता है, मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इंडोर्समेंट में डिले हो सकता है, तो वो बिना इनकी इंडोर्समेंट के भी वो अरेस्ट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट सच इंडोर्समेंट इन एनी प्लेस बियॉन्ड द लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट जो उसने इशू किया है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि कैसे आउटसाइड जुरिसडिक्शन कैसे सॉल्व होगा, कैसे वारंट सॉल्व होगा। 82 बात करते हैं अगले प्रोविजन की कि वारंट तो एग्जीक्यूट हो गया है, वारंट एग्जीक्यूट हो गया, अब पर्सन अरेस्ट हो गया, अब क्या होगा। तो देखिए क्या कहता है, इसको समझने के लिए देखिए कि लेट सपोज कि वो पर्सन है जिसके अगेंस्ट वारंट जारी किया गया, वो आउटसाइड जुरिसडिक्शन रहता है। कॉन्सेप्ट वही है कि वो रहा तो आउटसाइड जुरिसडिक्शन ही रहा है, बट इसमें कुछ पॉइंटर है। ये कहता है कि विद इन 30 किलोमीटर, किसके विद इन 30 किलोमीटर, ये मान लीजिए कि आपका ओरिजिनल कोर्ट है, ये OR, ठीक है, ओरिजिनल कोर्ट है ये, और ये आपका 30 किलोमीटर है। तो और वो जो पर्सन जो जिसका अरेस्ट एप्रीहेंड किया गया, जिसको पकड़ा गया था, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, वो 30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर रहता है, तब क्या होगा, तब उस पर्सन को इसी कोर्ट में भेज दिया जाएगा। जो पर्सन है जिसका अगेंस्ट वारंट जारी किया गया था, वो इसी कोर्ट को, ओरिजिनल कोर्ट को भेज दिया जाएगा। अब दूसरा केस क्या कहता है, ये आपका पहला केस है। सेकंड केस क्या है, ये ओरिजिनल कोर्ट है और ये 30 किलोमीटर है। लेट सपोज कोई पर्सन यहां पर रह रहा है, अब क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, इस ओरिजिनल कोर्ट के जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएसपी कमिश्नर ऑफ पुलिस हो जाते हैं, डीएसपी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये जो पास है, मतलब ये कोर्ट ना भेजकर इनके पास भेज दिया जाएगा इस पर्सन को, और ये जो डीएसपी हैं, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो फिर इनको जो अक्यूज को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा ओरिजिनल कोर्ट में। अगर 30 किलोमीटर के रेडियस से आगे है वो पर्सन, तब उसको फॉरवर्ड किया जाएगा वहां के नियरेस्ट, जो कि ओरिजिनल कोर्ट के भी पास है, मतलब ओरिजिनल कोर्ट के जुरिसडिक्शन जहां तक उस ओरिजिनल कोर्ट के जुरिसडिक्शन है, वहां पर इनकी अथॉरिटी होल्ड करती है, ये भी अथॉरिटी होल्ड करते हैं, तो वहां पर उन्हें सबमिट किया जाएगा, उन्हें भेजा जाएगा अक्यूज पर्सन को, फिर जो कमिश्नर ऑफ पुलिस डीएसपी वो फिर उनको ओरिजिनल कोर्ट में भेज देंगे। ठीक है, ये हो जाता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है आपका 82 का। when the warrant of arrest is executed outside the district in which it was issued, the person arrested shall, unless the court which issued the warrant is within 30 kilometer of a place of arrest or is nearer than the executive magistrate, district superintendent of the police or commissioner of police within the local limit of whose jurisdiction arrest was made, or unless security is taken be taken before such magistrate, district superintendent, commissioner। मतलब 30 किलोमीटर के अंदर है तो जो भी पास वाला है, ये तो ओरिजिनल कोर्ट हो सकता है या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो भी पास है उसको भेज दिया जाएगा। ऑन द अरेस्ट ऑफ पर्सन द पुलिस ऑफिसर शैल फोर्थविथ गिव इंफॉर्मेशन, कि जैसे अरेस्ट हो गया है तो इंफॉर्मेशन दिया जाएगा एज उनके अरेस्ट का, एंड द प्लेस जहां पर अरेस्टेड पर्सन रखा गया है, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को, एंड सच अदर ऑफिसर एंड सच ऑफिसर ऑफ अनदर डिस्ट्रिक्ट वेयर द अरेस्टेड पर्सन नॉर्मली रिसाइड। ठीक है, यानी कि जब अरेस्ट हो गया पर्सन, उसको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा उस पुलिस ऑफिसर को जिसको जो कि ऑथराइज्ड है, जिसके जुरिसडिक्शन में कोर्ट ने वारंट जारी किया था वो, और दूसरे पुलिस स्टेशन जो है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का पुलिस स्टेशन ऑफिसर है, उनको भी बताया जाएगा
इन्फॉर्म किया जाएगा। 83 कहता है कि नेक्स्ट आपका सेक्शन है 83, आई गेस इट इज द लास्ट सेक्शन, राइट। हाँ, तो 83 है, ये क्या कहता है, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम सच पर्सन अरेस्टेड बोर्ड। ये बेसिकली उस केस की बात करता है कि जहां पर जो अक्यूज पर्सन है उसको ऐसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर दिया गया है जिनके पास जुरिडिक्शन नहीं है, ठीक है, तब क्या हो उसके बारे में बात करता है। तो द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डीएसपी or commissioner of police, if a person arrested appear to be a person intended by a court which issued the warrant, that he is removed in custody to such court. If the offence is bailable, such person ready and willing to give bail bond to the satisfaction of such magistrate, DSP, commissioner of police, or a direction has been endorsed on a warrant, and such person is ready and willing to give a security required by such direction, the magistrate, DM, DSP, or commissioner shall take such bail bond or security as the case may be, and forward the bond to the court which issue the provide for the if offense non bailable। ठीक है, बेसिकली सेक्शन क्या कहता है कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, डीएम, डीएसपी है या पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस हो जाता है, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया वो वहां पर अरेस्ट पर्सन वहां पर लेकर आया गया है, उस पर्टिकुलर इनके पास लेकर आएगा, तो पहली बात सबसे पहले ये इंश्योर करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे कि जिसके अगेंस्ट वारंट इशू किया गया क्या वो वही पर्सन है, अगर हाँ तो फिर आगे उसे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा ओरिजिनल कोर्ट में। लेट सपोज उसने डॉक्यूमेंट, इसलिए ऊपर डॉक्यूमेंट भी देते हैं जब भी एग्जीक्यूट कराना होता है वारंट को आउटसाइड जुरिडिक्शन, अगर हम इसलिए डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि अगर उसने बेलेबल ऑफेंस कमिट किया तो वो चाहे तो अगर बेलेबल ऑफेंस किया वो बेल देने में फर्निश कर देती है, मतलब सफिशिएंट श्योरिटी उसके पास है और फर्निश कर देती है, तो उस केस में बेल पे छोड़ दिया जाएगा। नॉन बेलेबल केस में इन नॉन बेलेबल केस होता है तो लॉफुल होगा सीजीएम के लिए और सेशन जज के लिए of the district in which arrest is made on consideration of information and document referred to release such person। तो अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो कौन रिलीज करेगा, रिलीज करने का पावर होल्ड करते हैं, तो दैट इज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेशन जज। ये है डॉक्यूमेंट देखने के बाद सीजीएम एंड आपके सेशन जज डॉक्यूमेंट देखेंगे। डॉक्यूमेंट देखने के बाद अगर उन्हें लगता है कि इस पर्सन को बेल पर छोड़ दिया जाना चाहिए तो छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे बेसिकली। इस सेक्शन में कुछ भी प्रिवेंट नहीं करता है पुलिस ऑफिसर को सिक्योरिटी लेने से, जो कि 73 में मेंशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वारंट। आई गेस आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।